चाय पी के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 के लिए जो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है उसकी। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है जहां पर हम लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो चलिए देखते हैं यार, हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, और कैसे पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व किया जाता है वो भी आपको सिखाएंगे। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं वैसे तो पर्टिकुलर सेक्शंस पे हमारा कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है एडुस्टेट ऐप के ऊपर, 12th इंग्लिश का, जहां पर इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, काफी सारे वीडियोस भी बचे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ओके, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो काफी सारे वीडियोस अपलोड हो गए होंगे वहां पे। ओके, चलिए तो मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं फटाफट। मॉडल पेपर में सेक्शन है हमारे पास है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखिए आप लोग सभी सुन लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है अपने पास वो आता है पैसेजेस के रिलेटेड। ये जो पैसेज होता है ये अनसीन होता है, जो पहला आपने कभी नहीं देखा होता है। हो भी सकता है कि एमपी बोर्ड में जो अनसीन पैसेज होता है वो रिपीट हो जाए, काफी बार रिपीट हुए भी हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज सीखनी है कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास अनसीन पैसेज होते हैं वो तो करना ही है। सेकंड चीज हमारे लिए ये भी है यार कि जो अनसीन पैसेज हम करेंगे, हो सकता है कि आपको ये ना देखने को मिले एग्जाम में। तो आपको कुछ ट्रिक हम बताएंगे कैसे आप लोग अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा माथापच्ची किए बिना। चलिए देखिए, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। ये होता है अपना ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो ये मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये भी होता है कि बच्चे पहले क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, पूरे 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कौन से कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है। तो अपन लोग सेकंड वाला फॉलो करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट है। चलिए, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। अपने को ये नहीं सीखना है यहाँ पे, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी की बात नहीं हो रही है कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे उसका हिंदी मतलब निकालेंगे, फिर उसका ऊपर देखेंगे उसका हिंदी मतलब निकालेंगे। क्योंकि कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, कुछ भी आंसर पैसे जा सकता है, तो हमें समझना है कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज अ सब सिस्टम ऑफ अ वाइडर सोसाइटी, ऑफ अ वाइडर सोशल सिस्टम। व्हाट इज अ सब सिस्टम ऑफ अ वाइडर सोशल सिस्टम। देखिए, वैसे तो आप लोग सभी समझदार हैं, काफी सिंपल सी चीज पूछी हुई है। हम आपको सारी चीज नहीं समझाएंगे बट कोशिश ये करेंगे कि आपको आइडिया देते चले साथ साथ। तो व्हाट इज अ सब सिस्टम ऑफ अ वाइडर सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम है उसका एक सब सिस्टम क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं, तो ये वर्ड याद रखना, सोशल सिस्टम। ये आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर। उसके बाद अगला देखिए, एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ। एजुकेशन सिस्टम किससे लिंक है, एजुकेशन सिस्टम किससे लिंक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी पढ़ लो। इकोनॉमिकल वर्ड यूज हुआ है, कल्चर यूज हुआ है, एजुकेशन यूज हुआ है, ग्लोबलाइजेशन यूज हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर पेंसिल वगैरह यूज करते हो या फिर रफ पेज हो आपके पास, तो आप कीवर्ड्स को लिख भी सकते हो। जैसे पहले में यूज हुआ है सब सिस्टम, सब सिस्टम। उसके बाद यूज हुआ है क्या, एक काम करते हैं इसको यहां पे लिख लेते हैं इस पेन से, ताकि ये यहीं पर स्टोर रहेगा। आप लोग जब एग्जाम में बैठो तो ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं, हमारे पास तो अभी ऑप्शन है। बट हम चाहते ही हैं कि आप लोग एग्जाम में जैसा लिखो वैसे हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। तो आप पेपर में मत लिखना, अपनी जो कॉपी रहेगी वहां पे लिख लेना कि भैया पहले आपने देखा सब सिस्टम, सब सिस्टम। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो वाइडर सोशल सिस्टम, बट हम कुछ ही कीवर्ड यूज करेंगे। तो पहला हो गया ये। दूसरा हो रहा है हमारे पास यूज, एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ। तो एजुकेशन लिंक्ड विथ ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड में क्या है देखते हैं, विच फैक्टर हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। कौन सा फैक्टर है जो, विच फैक्टर हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, कौन से फैक्टर ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो इंपैक्ट, अब आपको एक समझ में आ रही होगी यहाँ पे बात कि यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड ही चीजें चल रही है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। क्या लिखा है यहाँ पे, मोमेंटस, मोमेंटस। देखिए अभी आपको ये चीजें भारी लग रही होगी कि यार इतना टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तरीका बहुत सही तरीका है। अभी देखना आप लोग कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। फिर पांचवा, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी। अब हमने ये एजुकेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एजुकेशन तो सब में आ रहा है यार, इसीलिए इंस्टी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऐसे। सिक्स वाला बताओ, व्हाट, सिक्स वाला क्या है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट। अब प्लीजेंट का वर्ड, अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब इससे निकलता है, प्लीजेंट से निकलता है। तो आप इस क्वेश्चन को प्लीजेंट से फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर आप चाहो तो ये चारों को लिख सकते हो साथ साथ। कन्गेनियल,
उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिवनेस, फिर नटशेल, नटशेल, फिर हमारे पास है करिकुलम। ठीक है, क्यों लिखा है ये? क्योंकि इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, ये नहीं मिलेगा आपको, आपको ये मिलेंगे चारों। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। उसके बाद अगला देखिए, कल्चर एंड एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन कैन फाउंड इन। तो कल्चरल एंड एस्थेटिक, ये कीवर्ड हम लोग पकड़ के चलेंगे, कल्चरल एंड एस्थेटिक। चलिए अब आप लोग ट्राई करो, थोड़ा सा आप लोगों को भी सीखना चाहिए। व्हाट इज द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग? तो इसमें से आप कौन सा कीवर्ड उठाओगे? वर्ड उठाओगे, इज उठाओगे, द उठाओगे, राइवल उठाओगे, ऑफ उठाओगे, इंस्टीट्यूशनल उठाओगे, या फिर टीचिंग उठाओगे, या फिर कॉम्बिनेशन उठाओगे किसी का? तो भैया सिंपल सी बात है यार, ये राइवल हमने अभी पहली बार देखा है। इंस्टीट्यूशनल टीचिंग आप चाहो तो उठा सकते हो, राइवल भी काफी है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो ये तो बहुत इजी है, 1986 जहां मिलेगा वो छाप देंगे हम लोग। फिर 10वां है हमारे पास, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इसको तो भले ही मत देखो, क्योंकि इसमें तो आपको दिमाग, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जहां पे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन चेक किया जाता है, बट आप लिख लो। ये हो गए चलो अपने 10 पॉइंट। अब देखो, आपको टाइम लगेगा यहाँ पे सर्च करने में, ठीक है। आपको एक और बात बता दें यार, एमपी बोर्ड में क्या होता है, जो अनसीन पैसेज आते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। आप जो देखोगे ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आपको मिलती चलेगी। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि सब सिस्टम आपने देखना स्टार्ट किया पीछे से। अरे भैया आगे से स्टार्ट करो देखना, तो पहले ही आपको लाइन में देखने को मिल जाएगा सब सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से इसको बंद करते हैं। देखो, एक ट्रिक हमारे पास ये भी है, ट्रिक बोलो या फिर आप कुछ भी बोल लो, हम तो इसको यूज कर सकते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ये सब सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है एज में, यहाँ पे आप सब सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सब सिस्टम। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, बट अगर आप इतना सर्च करोगे, सब सर्च करोगे, अ, या फिर ये कर लेते हैं वाइडर सोसाइटी का, तो इससे आ जाता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा कंट्रोल F, यहाँ पे ये लिखा, तो ये आ गया वाइडर सोशल सिस्टम। तो क्या है, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोशल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन। ठीक है, तो हम टिक लगा लेते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, और थिकनेस बढ़ा के इतना कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको एडुकेस्टेड ऐप के ऊपर मिल जाएगी। 10th 12th बेसिक स्टडी मटेरियल करके एक कोर्स है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहां पे पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, बाकी ऐसे ही वीडियो वहां पे भी अवेलेबल करवा देंगे, साथ में कोर्स में भी अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा, अगला क्या है? एजुकेशन लिंक्ड। ठीक है, एजुकेशन लिंक्ड, तो देखते हैं। एजुकेशन लिंक्ड, ऑल्दो इट फंक्शन ऑटोनोमसली इट हैज लिंकेज विथ, देखो ये मिल गया अपने को लिंक्ड। लिंक मतलब लिंकेज, वही, विथ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर सब सिस्टम विच एक्सर्ट अ पावर इन्फ्लुएंस ऑन द गोल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपको डरने की बात नहीं है यार, अपने पास चार ऑप्शन है तो सही, चार में से कोई एक तो होगा ही सही। तो बताइए, एजुकेशन सिस्टम किससे लिंक है? इकोनॉमिक से लिंक है, ज्योग्राफी से लिंक है, सभी से लिंक है, या फिर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस से लिंक है? तो जरा ध्यान से देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिंक है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। क्या ज्योग्राफिकल लिखा है क्या यहाँ पे? ज्योग्राफिकल तो नहीं लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन है जहां पे तीनों चीज लिखी हुई है? यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिकल लिखा है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल लिखा है, यहाँ पे सभी लिखे हैं। लेकिन सभी मतलब ज्योग्राफिकल भी आ गया, तो मतलब ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, और ये अकेला दिया हुआ है। तो हम कौन सा लगाएंगे? बी वाला, क्योंकि तीनों एक साथ मिल गए हमें। फिर आगे बताइए, विच फैक्टर हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम? किसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? तो इंपैक्ट कीवर्ड ढूंढ लेते हैं। अब आप लोग ढूंढिएगा, बाकी चलो ढूंढ ही देते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, बाकी यहाँ से हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखो, वीडियो की लेंथ इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम आपके साथ साथ मेहनत करते हैं, आपको चीजें बताते हैं साथ साथ, बाकी हमारे लिए इसको शॉर्टकट में करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्टर, फैक्टर भी नहीं आ रहा, फैक्टर्स, फैक्टर्स के बाद अगर ये भी नहीं आ रहा है तो एजुकेशन सिस्टम कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी दो बार ही आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो कीवर्ड लिखे वो आपको मिल ही जाए, बहुत बार आपको दिमाग भी लगाना पड़ सकता है, बट बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहां पे इतना दिमाग लगाते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फटाक से आप लोग कर ही दोगे। जस्ट आपको कीवर्ड ढूंढना है और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, विच फैक्टर्स हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये नहीं मिल रहा है,
तो आप लोग उसको क्या करोगे, उसका एक काम करना, उसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप करना और अगले क्वेश्चन पे मूव करना। बाकी आप चाहो तो इसे ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंस हो गया, रेसिज्म हो गया, सोसाइटी एंड कल्चर हो गया, मीडिया हो गया। अब ये तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें से कि कौन सा इसमें से ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है किसके ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अभी देखिए आप क्या करोगे, अगर इस कंडीशन में फंस जाओ, आप इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाओगे, बट हम आपको यहीं पे बताएंगे कैसे आपको ढूंढना है। चलिए, तो हमने लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ जो था छोटा, ये हमने फिनिश कर दिया था। एजुकेशन कैन रेयरली फ्री इटसेल्फ फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एज हैव टू रिलेट इटसेल्फ टू द नीड ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन कैन रेयरली फ्री इटसेल्फ फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। समझ में आया आपको? अगर थोड़ा समझ में आया हो तो, कि जो एजुकेशन होती है कैन रेयरली फ्री, अपने आप को एजुकेशन सिस्टम फ्री नहीं करा सकता। फ्री नहीं करा सकता मतलब उसकी जरूरत होती ही होती है। किसकी जरूरत होती है? सोशल एंड कल्चरल की। तो बस यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, सोशल एंड कल्चरल। तो ये सही हो जाएगा भाई, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आप लोग कुछ समझो ना यार, अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एजुकेशन के ऊपर। यही तो सबसे ज्यादा अपने एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। जैसे महिलाएं जो होती है, उन बहुत सारी जगह पे महिला को शिक्षा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उस सोसाइटी में रहती है। और कहीं कहीं पर महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, इवन बॉयज से ज्यादा प्रीफर किया जाता है कि महिलाओं को शिक्षा देना। तो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, तो एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मोमेंटस? मोमेंटस, मोमेंटस तो मिल जाएगा आपको। चलो, कौन सी लाइन तक हमारा फिनिश हो गया था? आ, यहां तक हो गया था अपना फिनिश। यहां पढ़ते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अवर सोसाइटीज पास थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इसकी वजह से क्या हुआ है? मोमेंटस चेंज हुआ है। किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज। चलो, तो बहुत इजी था यार, ये तो मिल गया। ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहां पे भी लिखा है आपने, और हम यहां से पढ़ते जा रहे हैं। आप लोग यहां से भी उठा सकते हो कीवर्ड्स को। चलो, अब कौन सा हो गया? 5वां नंबर का बचा अपना, प्राइमरी इंस्टीट्यूट। ठीक है। प्राइमरी इंस्टीट्यूट क्या होते हैं हमारे लिए? अच्छा, एक बार इसको भी देख लिया करो कभी कभी, ऑप्शंस को भी। स्कूल है, होम है, करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग क्लासेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अब ये तो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूट क्या होता है एजुकेशन का। जब हम पैदा होते हैं, छोटे से रहते हैं भैया, तो पहले हमारी एजुकेशन कहाँ मिलती है? स्कूल में मिलती है। करियर काउंसलिंग करवाते हैं, वहां मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है, घर पे मिलती है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? घर का। ठीक है, लेकिन आप लोग इसे देख भी सकते हो, प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा। कहाँ तक खत्म कर लिया था हमने? Society is passing through normal time. It in very say values of yesteryears has taken a backseat, and materialism, corruption, their honesty, and other negative values have come to the fore. As this junction, all formal and informal agencies of education like family, school, and community should realize the explosiveness of the situation. It is rightly said, value cannot be taught; they are caught. All the agencies should become role model if we want our youth to be on the right path. क्या यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, एट दिस जंक्शन ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करिए, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन लाइक फैमिली, फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? होम से बिलोंग करती है। तो अगर फैमिली का भी ऑप्शन होता तो फैमिली वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही था। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको लाइन बाय चलना है, एमपी बोर्ड में हो आप लोग। ठीक है। एमपी बोर्ड में या फिर सीजी बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें, ये चीजें बहुत काम की आएगी आपको। सारी चीजें लाइन बाय लाइन मिल जाएगी, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। चलिए, तो होम हो गया, इजी था ये तो। उसके बाद, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का जो सकुशल मतलब होता है, अगर आपको याद हो, थोड़ी सी आपने ग्रामर पढ़ी हो तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप इनमें तुक्का लगा सकते हैं, एक किसी के ऊपर। तुक्का लगाने के भी तरीके आपको बता देते हैं। प्लीजेंट जो है, अगर आपने कहीं सुना होगा, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, अनुकूल। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड। एक होता है नेगेटिव वर्ड, जैसे आपसे बोल दे कि ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक कैसा है? एक नेगेटिव वर्ड है, किसी को ब्लॉक किया आपने। ठीक है, तो प्लीजेंट जो है, प्लीजेंट एक पॉजिटिव है। तो नटशेल हो गया, करिकुलम हो गया, एक्सप्लोजिवनेस हो गया। तो एक्सप्लोजिवनेस तो नहीं हो सकता। एक्सप्लोजिव समझते हैं ना, कुछ एक्सप्लोज हो जाता है। नटशेल, नटशेल अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, नटशेल क्या होता है? किसी चीज को संक्षिप्त में बताना, छोटे में बताना, नटशेल में बात करना, कि चलो यार छोटे शब्दों में बात करते हैं, तो नटशेल हो गया। एक होता है करिकुलम, एक होता है कॉन्गेंशियल। तो कॉन्गेंशियल जो होता है, कॉन्गेनियल होता है, वेरी सॉरी, कॉन्गेनियल। ये जो होता है, इसी का मतलब होता है अनुकूल या फिर प्लीजेंट। ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप अगर पढ़ते हैं, खुद को कुछ आता है, तो आप लोग इनमें लगा सकते हैं, चार ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन को टिक और छांट सकते हैं। बाकी देखो, दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तो छठा आएगा आपके लिए, एक आएगा 10वां नंबर का, जहां पे आपके ग्रामर यूज होगी। बाकी क्वेश्चंस में आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला देखिए, कल्चरल
एस्थेटिक्स एंड मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड इन। कल्चरल एंड एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है बताओ? कल्चरल एंड मोरल एजुकेशन कहाँ पे पाई जाती है? कल्चरल एजुकेशन कहाँ पाई जाती है? दोस्तों के बीच में पाई जाती है, रिलीजियस के बीच में पाई जाती है, ऑफिस में पाई जाती है, फैमिली में पाई जाती है? भाई बहुत सरल सवाल है यार। मोरल एजुकेशन मतलब वही अपनी फाउंडेशन फाउंडेशन कहाँ रखी जाती है? फैमिली में रखी जाती है, अभी अपन ने देखा था ऊपर, तो ये भी आपको मिल जाएगा, फैमिली। उसके बाद है राइवल। चलो, कि व्हाट इज द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग? ठीक है, व्हाट इज द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल, राइवल समझते हो? राइवलरी होती है ना। राइवल मतलब आपका अपोजिट वाला, सामने वाला बंदा जिसके साथ आपका कंपटीशन है। तो इंस्टीट्यूशन टीचिंग के राइवल कौन है? इंस्टीट्यूशन टीचिंग बोले तो क्या होता है? जो हमारे काम की एजुकेशन होता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन टीचिंग। तो हमारे जो काम की एजुकेशन है उसके आज प्रतिद्वंदी कौन बन चुके हैं? सोसाइटी बन चुकी है, मोरल एजुकेशन बन चुका है मतलब घर वाले बन चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन बन चुका है, या फिर प्राइवेट ट्यूशन बन चुके हैं। तो ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन सा बनेगा? प्राइवेट ट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, मोरल एजुकेशन, सोसाइटी। प्राइवेट ट्यूशन ही होते हैं ना भैया, यही तो हमारे अपोजिट होते हैं। तो देख लेते हैं राइवल। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? अब्सेंस ऑफ कॉन्वेंशियल। अब्सेंस ऑफ ये कॉन्वेंशियल वर्ड भी यूज हो गया। ऐसा भी कर लिया करो, आपको बोला ना मैं, लाइन बाय आपको मिलते जाएंगे। जो अपने टिक लगाया था कंगेंशियल, कंगेनियल, वेरी सॉरी, वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं। कंगेनियल बोलेंगे हम इसे। तो ये आपको लाइन बाय लाइन मिलता जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग कहाँ तक आगे थे? इन नटसेल द फैमिली हैज सीज्ड टू बी इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। ठीक है, तो ये आकर फैमिली में मिल जाएगा आपको, फैमिली, कल्चरल एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। ऑन द अदर हैंड, formal education is squeezed between memory and mechanism. The teacher has become businessman. The teacher has become businessman doing private tuition. प्राइवेट ट्यूशन, देखो यहां पे इन्होंने नेगेटिव बता दिया इंस्टेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचिंग। इंस्टीट्यूशनल टीचिंग के बजाय वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यही बात हो गई कि इसका राइवल कौन हो गया? प्राइवेट ट्यूशन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये आपने टिक लगाया था 1986, ये आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो रीअरेंजमेंट भी है, रीअरेंजमेंट इन द करिकुलम भी है, कल्टीवेशन भी है, विजडम भी है। चलो देखते हैं। 1986 लिखा है, नेशनल नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 has shown concern in their regard when it has the growth of concern over the erosion of essential values and increasing cynicism in society has brought to focus the need for adjustment in the curriculum। ये रहा आपके लिए, ये मिल गया यहाँ पे। आया समझ में? एडजस्टमेंट इन द करिकुलम, एडजस्टमेंट भी है साथ में, करिकुलम भी है। तो जब भी आप अनसिन पैसेज करो ना, पूरा दिमाग वहीं लगा लिया करो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर लास्ट वाला होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नाउन फॉर्म क्या बनेगा? तो इकोनॉमिक्स का नाउन फॉर्म होता है इकोनॉमी। ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। एक काम करेंगे यार, एक छोटा सा वीडियो बना देंगे 5-10 मिनट का, जहां पे आपको टॉप टॉप नाउन फॉर्म भी सिखाएंगे, साथ में इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, कि आपको इनको कैसे ढूंढना है, किस वर्ड से कितने आपके लॉजिक आप लगा सकते हो, ये आपको सिखा देंगे एक वीडियो में। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करके जाना पड़ेगा। जैसे नाउन वाला तो आपका हो जाएगा, अगर आपने 20-25 वर्ड्स याद कर लिए, वही आते हैं मोस्टली, ओके। और इसकी कुछ ट्रिक भी होती है, कॉन्सेप्ट होता है इसका, वो सिखा देंगे आपको। ठीक है, जैसे ये हमारे पास इकोनॉमिकली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको हम सिखाएंगे। अब 1 मिनट, हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसे एक बार चार्ज लगा लेते हैं, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपके पास एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ये देखो 10 नंबर का था ये, अब ये नीचे वाला जो आएगा ना, ये आएगा 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का, 3 और एक 4 नंबर का। आपसे बोलेंगे कि आपने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है उसमें आप एक नोट्स नोट्स बनाओ और उनको पॉइंट्स में लिखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ऊपर जो आपने पढ़ा उसका सुटेबल टाइटल दे दो। क्या दे दो? सुटेबल टाइटल दे दो। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये 4 नंबर आपको टोटल दे देगा। अगर आप बिलो एवरेज बच्चे भी हो तब भी आप लोग 4 में से 4 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 4 में से 4, जी हाँ, सब ला सकते हैं 4 में से 4, मतलब ये तो मान के चलो इसके पक्के अपने 4 नंबर। नोट्स कैसे बनाते हैं फटाफट सिखा देते हैं। सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको 8 से 10 कीवर्ड्स देंगे जिनको आपको यूज कर करके पॉइंट्स बना लेना है। देखो सिखाएंगे आपको साथ साथ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग नोट्स बनाते हुए चलते हैं साथ साथ, देखना आप हम कैसे बनाते हैं और आप कैसे बनाओगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैराग्राफ, नोट बनाना है। देखो नोट्स हमारे शॉर्ट बनते हैं, आप लोग इतना पूरा उतार के आ जाओगे ना, पूरा का पूरा छाप के आ जाओगे इतना, ये पूरा जैसा लिखा है ना उतना का उतना लिख के आ जाओगे, और साथ में 1-2 लाइन मिस कर दोगे, 1-2 लाइन, 2-3 लाइन मिस कर दोगे, तब भी आपको 3 में से कोई भी 1 या 2 नंबर दे देगा।
ठीक है, दे ही देगा आपको, क्योंकि आपने उसको लिख तो दिया है कम से कम। तो पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखना जरूरी है, कुछ भी लिख के आओ इसके रिलेटेड, इसमें से देख देख के जो 4-5 लाइन आपको लिखनी लिख दो भले ही, फिर भी आपको 2-3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको 3 में से 3 लाना है तो क्या करना है, 3 में से 3 लाना है तो आपको लाइन बाय लाइन चलना है। ठीक है, उन्होंने बोला पॉइंट वाइज बनाओ। तो सबसे पहले हमने लिखा होम्योपैथी। होम्योपैथी अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन वाज डेवलप्ड बाय जर्मन फिजिशियन सैम्यूल हैनमैन इन द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी। तो ये अपना हो गया एक पॉइंट। अब इसको कैसे बनाना है वो सिखा देते हैं फटाफट। तो यहां से हम लोग टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट बना देना, डेवलप्ड बाय। ठीक है, डेवलप्ड बाय। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना इस टाइप से। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया आपने, अंडरलाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखना। ठीक है, ये आपने ब्लैक पेन से लिख दिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। इतना कर लेते हैं। तो ये आपने कर लिया अंडरलाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा बनता है, पहला पॉइंट हमारा बनता है, अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन वाज डेवलप्ड बाय। डेवलप्ड बाय किसके द्वारा, डेवलप्ड बाय फिजिशियन, फिजिशियन सैम्यूअल हैनमैन इन द लेट 18th सेंचुरी। सेंचुरी। तो ये हो गया। अब आपको एक और चीज क्या करनी है, आपने अभी तक हेडिंग नहीं डाली है, ये तो आपने पॉइंट बताए। एक काम करना, इसको इसको जो है, इसको आप बोल्ड मत करना, मतलब किसी और पेन से लिखना, ये ब्लू पेन से हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लैक पेन से हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को, ऐसे आपको करना है। ठीक है, ये आपका बन गया पहला पॉइंट। ठीक है, अ, इसको अंडरलाइन नहीं करते हम लोग, इसको यहां तक ले आते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को, ऐसे करके आना है आप। अगला पॉइंट है, एक और काम, डेवलप्ड बाय। इससे ऊपर आपको क्या करना है, इस पे ऊपर आपको हेडिंग डालनी है। क्या हेडिंग डालना है भैया, हेडिंग ये डालना है, जो टाइटल है उसी को डाल देना है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, होम्योपैथी से। तो आप लोग एक बार समझ लेना, जो टाइटल है, टाइटल को भले आप बाद में डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ के डालिएगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी होम्योपैथी यूज हुआ है, यहाँ पे भी होम्योपैथी यूज हुआ है, और पूरे पैराग्राफ में आप होम्योपैथी 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 देख लोगे। स्टार्टिंग, हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग होम्योपैथी से हो रही है। तो यहीं से लॉजिक लगा सकते हैं यार कि ये कुछ नहीं है, ये पैराग्राफ होम्योपैथी के ऊपर लिखा हुआ है। तो यही आपका टाइटल भी हो जाएगा, यही आपकी हेडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, होम्यो होम्योपैथी। ठीक है, ऐसे करके लिखना है आपको। उसके बाद यहां से इसको बोल्ड कर देते हैं। आप लोग तो ब्लैक पेन से करिएगा इसको, बट हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि अलग लगे ये। ठीक है, ये हो गया आपका इस टाइप से हेडिंग। ठीक है, ये हो गई आपकी। ऐसे करना है आपको। डेवलप्ड बाय किसके द्वारा हुआ है, फिजिशियन, उसका नाम लिख दिया आपने, बता दिया कब किया था इसने। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताया, द टर्म। द टर्म, तो आप लोग फिर आगे लिखिएगा यहाँ पे, द टर्म होम्योपैथी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डिराइव्ड। कि डिराइव कैसे हुई है ये जो टर्म है होम्योपैथी, ये डिराइव कैसे हुई है, डिराइव्ड। डिराइव्ड, तो डिराइव्ड में आप लोग फिर से वही चीज करेंगे। यहाँ से आपने ब्लैक पेन यूज किया है, तो इस टाइप से ब्लैक पेन से लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपको करना है। और एक और बात, आप लोग एडुस्टेट ऐप पे चले जाइएगा, वहां पे हमने ऐसे ही बहुत सारे एंशिएंट पैसेज को सॉल्व कराया है। डिराइव्ड, डिराइव्ड कैसे हुआ है, तो हम अब यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, देखना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, डिराइव ना ये ना वो, ये कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उस पर आपको ध्यान देना होगा, जहां पे हम आपको चीज सिखा देंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको यूज करना है। वैसे तो आप लोग खुद समझदार होंगे इतना तो, कि कौन कौन से कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, कम फ्रॉम। ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखा ना कम फ्रॉम, कम फ्रॉम भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो समझ में आना चाहिए कि क्या चीज चल रही है, तो आप पॉइंट बना बना के इसको लिख रहे हो शॉर्ट में। ये होती है नोट मेकिंग। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारे पास, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन। आप क्या उठाओगे, बेस्ड ऑन। ये उठाया बेस्ड ऑन, और यहां लिख दिया बेस्ड ऑन। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया बेस्ड ऑन, यहां पे इसको बी कर दिया, ऐसा। ठीक है, फिर यहां पे हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल
ऑफ कोर्स लाइक विच मीन्स दैट द सब्सटेंस कैन सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन कैन बी यूज, ऐसा करके पूरा कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी वो स्किल देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छे से इसे बता सकते हो, आ रहा है समझ में। वो ये नहीं देख रहे कि आप कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो ये देखते हैं कि हाँ इन बंदों ने काम किया है, इस बंदे ने इस बंदी ने काम किया है, इसको आता है, इसने मेहनत करी है इस टॉपिक पे। आप जस्ट पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, पता चले जैसा लिखा है वैसा का वैसा उतार दिया, ऐसा नहीं करना। चलो आप बताना यहाँ पे अगली लाइन में, होम्योपैथिक मेडिसिन नोन एज रेमेडीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इसमें से आप क्या हेडिंग डालोगे, मतलब सब हेडिंग डालोगे, और किस चीज को आप लोग पूरा लिख दोगे। तो देखो आप दो तीन चीज यहां से उठा सकते हो, नॉन एज उठा सकते हो या फिर प्रिपेयर्ड बाय उठा सकते हो। तो क्या उठाओगे आप, नॉन एज या प्रिपेयर्ड बाय? तो आप चाहो तो दो अलग अलग पॉइंट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम यहां से एक पॉइंट बनाए थे नॉन एज, नॉन एज बना दिया, यहां से ऐसा कर दिया इसको। और आप ये कर लेना, ये काम तो बहुत ईजी है, लाइन वाइन खींचना ये वो करना, अब आपको एक बार सिखा दिया हमने ऊपर, इसको देख देख के ऐसा कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। इसमें आप नॉन एज क्या करोगे, ये लिख देना, होम्योपैथी मेडिसिन नॉन एज, यहां से यहां तक पूरा कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ठीक है। अब इसी में हम लोग अगला पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया फिनिश। अब देखना आगे क्या कॉपी करोगे, आगे कॉपी करोगे प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम करा आपने कॉपी, इसको आपने किया अपना हिसाब से इस तरह से हाईलाइट और अंडरलाइन कर दिया। एंड अब क्या उठाओगे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो यहां से यहां तक उठा लो, इसको लिख दो। ओके, तो ये अपना नोट्स बनते जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। दिस रेमेडीज आर हाईली डाइल्यूटेड ऑफन टू द पॉइंट वेयर द ओरिजिनल सब्सटेंस इज नो लॉन्गर सुटेबल। दिस रेमेडीज आर हाईली डाइल्यूटेड, कि ये रेमेडीज जो होती है हाईली डाइल्यूटेड होते हैं, और ऑफन टू द पॉइंट वेयर द ओरिजिनल सब्सटेंस इज नो लॉन्गर डिटेक्टेबल। तो आप क्या बोल सकते हो कि हाईली डाइल्यूटेड। तो ये क्या है, एक तरीके से ये इसके एप्लीकेशंस हो गए एक तरीके से। तो आप चाहो तो एप्लीकेशन लिख दो, या फिर आप इतना भी नहीं करते हो, जैसे आपको ये याद नहीं आ रहा दिमाग में कि एप्लीकेशन है ये, तो आप लोग सिंपल सा यूज करना, जो वहीं पे लिखा हुआ है उसी को लिख देना, कि रेमेडीज, रेमेडीज। ऐसा भी करके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो एप्लीकेशन लिख दो या रेमेडीज लिख दो। ठीक है, एप्लीकेशन सही रहेगा, एप्लीकेशन लिखो। बट ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो चेक नहीं करेंगे, वो स्टार्टिंग के दो तीन लाइन आपकी चेक करेंगे सही ढंग से कि हाँ यार इसने सही लिखा है। बाकी कुछ कुछ आपको लाइन समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि यार ये तो, इसमें क्या हेडिंग डालें, क्या सब हेडिंग डालें, क्या पॉइंट्स बनाएं, तो आप जैसा लिखा है वैसा का वैसा कॉपी कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है वहां पे तो आपको लिखना ही है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये इस पॉइंट से रिलेटेड है और इसको ऐसा लिखना है शॉर्ट में, उसमें तो लिखना है। बात जहां पे आपको दिमाग ना चले, तो वहां पे आपको ये करना है। होम्योपैथी बिलीव्स दैट, अब यार यहाँ तो मिल ही रहा है बिलीव्स दैट, बिलीव्स तो बिलीव्स लिख लेते हैं सिर्फ बिलीव, कि होम्योपैथी किसमें बिलीव करती है, बिलीव लिख लिया। दैट द रेमेडीज रिटेन अ मेमोरी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस विच अलो देम टू ट्रीट पेशेंट। तो वैसे तो ये भी उसी के अंदर आ जाएगा, रेमेडीज के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। चाहो तो उसी पॉइंट में लिख दो, कि सेकंड पॉइंट बना के लिख दो यहाँ पे, बाकी आप अलग से भी लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होम्योपैथी इज यूज्ड, तो यहाँ पे यूजेस चालू हो गए कि क्या क्या काम आती भी है ये। ठीक है, यूज टू मत लिखो, यूज लिखो सिर्फ, यूजेस। ठीक है, यूजेस हो गए अपने, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया, नीचे अंडरलाइन करी अपन ने। ये चीज आपको जो सिखा रहे हैं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहे हैं, यूज टू। अब यहाँ से ये हो गया एक पॉइंट, कि ये क्या 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 यूज आता है। तो हेल्थ, ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग एलर्जीज, एंजाइटीज, आर्थेटिक्स एंड कोल्ड्स। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया कि भाई ये काम में आती है ये। ओके, उसके बाद अगला क्या दे रखा है, होम्योपैथी रेमेडीज आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, तो ये अवेलेबिलिटी हो गई। तो यूजेस एंड अवेलेबिलिटी चाहो तो एक ही पॉइंट बना दो अगर आपके पास जगह कम बच रही है, तो या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो। तो हमने ये लिख दिया यूजेस एंड अवेलेबिलिटी, अवे कहाँ मिलती है मतलब ये, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हो। ये आपके नोट्स मेकिंग हो गए। अब बात आती है लास्ट में टाइटल की। तो टाइटल तो बहुत इजी है यार, इसका आप लोग समझ ही गए होंगे क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने होम्योपैथी, होम्योपैथी। अब देखो टाइटल दो तीन हो सकते हैं, अलग अलग टाइटल हो सकते हैं, बाकी रिलेटेड होम्योपैथी से ही करेंगे सारे के सारे। तो ये लिखोगे तब भी करेक्ट है। अगर आप लिख के आते हो होम्योपैथी
और ऐसा लिख देते हो इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया, पूरा डिटेल में थोड़ी बताया। इतनी थोड़ी होम्योपैथी, होम्योपैथी के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है भैया। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइटल हो गए, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लोगे, इस तरीके से आप लोग अनसिन पैसेज को सॉल्व करेंगे। नीचे जो बताया उसको भी आप इस तरीके से नोट्स बना के साथ में टाइटल उसका डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस टाइप से आप लोग और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एडुस्टेट ऐप पे जाइएगा, या फिर हमारी वेबसाइट है, अगर आप मोबाइल में नहीं देख रहे हो, आप लैपटॉप या पीसी में देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कोर्सेज के सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पे एमपी बोर्ड के रिलेटेड कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो कोर्स है उसको आपको ओपन कर लेना है, वहां पे हम तैयारी करा रहे हैं। ये हिंदी का कोर्स है हमारा। इसके अलावा ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है, यहाँ पे कोर्स में आप लोग जाइएगा। परचेस करने के बाद ये सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाएगी। वीडियोस हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हमने सोल्व करा रखे, प्रीवियस से पेपर सोल्व करा रखे, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। 2025 एग्जाम की वीडियो सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शंस हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक भी हमने दे रखे हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।